आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशनल वेब सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात उन चुनिंदा शख्सियात से कराते हैं जो अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत कामयाब हैं, और हम चाहते हैं कि आप उनकी जो सफलता की कहानी है, जो उनकी जर्नी है, उसको जानें। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर होते हैं और अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उसी तरीके से तरक्की करने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं जनाब सुनीत अरोड़ा साहब, जो कि कुवैत में तकरीबन उनको 42 साल कुवैत में हो गए हैं। आप एक सीनियर फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, जनरल मैनेजर हैं विद नेक्सस फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, वेरी एक्टिव ऑफ द जो यहाँ पर एक बिजनेस फोरम है, इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल कमेटी है, काउंसिल है, उसके आप बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं। तो हम आइए आपकी मुलाकात कराते हैं सुनीत अरोड़ा साहब से। वेलकम सुनीत अरोड़ा जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस, आपने मुझे इस काबिल समझा, तो थैंक यू वेरी मच। और मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग पीपल हु गिव बैक टू सोसाइटी का जो एक फोरम है और उसको चलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनसे जुड़ना। जी। और डॉक्टर अनीस, सुनीत जी, हम जानते हैं कि आप कुवैत में जो हमारे इंडियन बिजनेस पीपल हैं या प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं इंडियंस इन कुवैत, उनमें से आप एक नाम है आपका, और उन चुनिंदा शख्सियात में से हैं जो हर जगह जब इंडियंस की बात होती है, इंडियंस इन कुवैत में की बात होती है, तो उसमें जाहिर है सुनीत अरोड़ा का नाम जरूर आता है। तो हम चाहेंगे आपकी, जाहिर हमने देखा कि आपकी पैदाइश दिल्ली की है, जाहिर स्कूलिंग आपकी कुछ दिनों की वहां रही होगी, और फिर आप दिल्ली से कुवैत आप यहाँ आ गए, 42 साल आपको कुवैत में हो गए। चाहेंगे हम कि आप अपना जो तालीमी सफर है, जो आपकी शिक्षा की यात्रा रही और जो करियर की यात्रा है, वो अगर आप कुछ शेयर कर सकें हमारे व्यूअर्स के साथ में। जी जरूर, जी जरूर। मैं 1960 में बॉर्न हुआ था दिल्ली में, और उसके बाद एजुकेशन, मेरी स्कूलिंग तो दिल्ली में ही थी। दिल्ली में एक स्कूल है जो बहुत फेमस है, सलमान पब्लिक स्कूल, और उसमें 11th तक तो वहां पे पढ़े। उसके बाद दिल्ली के अंदर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज है, केएम कॉलेज बोलते हैं हम उसको, तो किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में है। तो उसमें मैं था, वहां पर पढ़ रहा था, और बीकॉम किया मैंने, और वहीं पर हॉस्टल में था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स कुवैत में रहते थे। तो उस वजह से हमें जो हॉस्टल में रहना पड़ा, विच वाज अगेन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दिल्ली में, दिल्ली के होने के बावजूद दिल्ली में अगर हॉस्टल में रहे तो उसका एक्सपीरियंस अलग रहता है, तो इट वाज वेरी नाइस। तो स्कूल की जर्नी अच्छी थी, और कॉलेज बीकॉम करने के बाद एकदम लाइक, बिकॉज पेरेंट्स इधर थे, तो मेरे पास चॉइस ज्यादा थी नहीं कि मैं उसको परसू करूं दिल्ली में या इंडिया में। तो मैं सीधा एजुकेशन खत्म करते ही मैं कुवैत में आ गया, और कुवैत में ही मेरा करियर जो जिसको बोलते हैं स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर। आपने जो और दो नाम लिए, जो आपकी शुरू की एजुकेशन यानी स्कूल एजुकेशन, आपने नाम लिया सलमान पब्लिक स्कूल, जो कि दिल्ली के बहुत पॉपुलर स्कूल्स में आता है, बहुत ही फेमस स्कूल्स में आता है। और दूसरा नाम आपने लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज का। किरोड़ीमल कॉलेज भी जो टॉप के कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनमें आता है किरोड़ीमल कॉलेज। जी 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 और जी, मेरे ख्याल से किरोड़ीमल कॉलेज से शायद अमिताभ बच्चन भी कुछ दिन एसोसिएट रहे हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक और बोलना चाहूंगा कि जो हॉस्टल का रूम था, रूम नंबर 65, वो भी अमिताभ बच्चन, उसको उसको लेबल्ड है कि अमिताभ बच्चन रूम है, तो लकीली आई वाज स्टेइंग इन दैट रूम। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, जी जी जी। और वैसे बहुत सारे शख्सियत वहां से पढ़ के निकली हैं, लेकिन आई थिंक अमिताभ बच्चन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर पर्सनालिटी ऑफ अवर इरा, दिस तो वहां पे अच्छा लगता है कह के कि जी अमिताभ बच्चन के रूम में और अमिताभ बच्चन के कॉलेज में हम पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अपने आप में एक जो है अचीवमेंट है कि आप यू हैव शेयर्ड द रूम, सेम रूम दैट अमिताभ बच्चन वाज लिविंग। जी 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 जी। और उसके बाद फिर कुवैत में आ गए, और कुवैत में करियर स्टार्ट किया यहाँ पे। और सिंस देन आई हैव नॉट लुक बैक। पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन कुवैत बेस बनी, कुवैत को बेस बनाया, और अच्छा लगा ये चीज को, क्योंकि कुवैत काफी अमंग ऑल द कंट्रीज, ये जो गल्फ में, आई थिंक कुवैत इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, मैं उसको हमेशा मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो यही मानूंगी, बहुत ही वेलकमिंग कंट्री है अमंग ऑल जीसीसी कंट्रीज। जी जी। तो 1980 के अंदर मैं आया, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना करियर। यहाँ पे एक कंपनी थी, बहबहानी,
तो मैं जिसमें मेरे फादर एज एन इंजीनियर काम करते थे, तो कुछ देर मैं उसमें रहा, तकरीबन 1.5 years मैंने वहां पे बिताए डूइंग द बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट। तो मैंने उसमें अकाउंट सेक्शन में मैंने अपना थोड़ा कलम घिसी जिसको बोलते हैं हम। जी जी। और बट उसमें मेरा इंटरेस्ट कम था, बिकॉज मेरा जो शुरू से मेरे बचपन से ही शौक था सेल्स का। तो मेरे को सेल्स पिच अच्छी लगती थी, मेरे को लोगों से मिलना अच्छा लगता था, मेरे को एक रैपो बिल्डिंग जिस बोलते हैं कि आप लोगों से मिलते हैं और उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो शुरू से अच्छा लगता था। तो मैंने बहुत जल्दी ही अपने आप को उसमें से निकाल के दूसरी कंपनी में खुद जॉब ढूंढ ली। और फिर उसके बाद फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। मैं 1982 में मैंने ज्वाइन की थी, एक कंपनी का नाम था गल्फ स्प्रिंग। तो मैंने उसको ज्वाइन किया एज अ परचेजर, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद मैं आई बिकेम अ कमर्शियल मैनेजर, और कुछ सालों के अंदर मैं उनका पार्टनर बन गया। तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट जर्नी। उसके लिए मैंने मेहनत बहुत की थी, लेकिन आई थिंक मेरे जो हमेशा मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि लक प्लेज अ बिग रोल इन योर लाइफ। हो सकता है कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो मेहनत का जो फल है, एक तो मीठा बहुत रहता है, अच्छा लगता है कि आप मेहनत करके आप अचीव करते हैं। दूसरा, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस आपकी लाइफ में, क्योंकि जो मेहनत है वो छुपती नहीं है, नजर आती है। तो वो धीरे धीरे करके मैं आई बिकेम अ पार्टनर इन दैट। मेरे ख्याल से लक भी उन्हीं लोगों का साथ देता है अरोड़ा साहब, जो मेहनत करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, लक भी उनके साथ होता है। जी बिल्कुल, आई थिंक मैं बिल्कुल इससे लक घर पे बैठे रहने से नहीं आएगा, बगैर हाथ पैर हिलाने से नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ कि अब अगर आप तेंदुलकर हैं और अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको फील्ड में रहना जरूरी है। आपको 8 घंटे का सुबह से रात शाम तक जो आपको मेहनत करना जरूरी है, चाहे आप तेंदुलकर हो, चाहे गवास्कर हो, चाहे आप चौरसिया हो, या पंडित रविशंकर हो, या बिस्मिल्लाह खान हो। आपको ये जो मेहनत का जो बिना मेहनत के काम हो नहीं सकता कोई। तो आई थिंक जो प्रोमिनेंस आती है मेहनत के बाद, आई थिंक दैट प्लेज अ बिग रोल। तो वो आई थिंक somehow it played a big role in my life। तो उस जो जर्नी थी मेरी 1980 से लेके 1990, 10 साल की जो जर्नी थी कुवैत में, that basically formed the shape, जो जिसको बोलते हैं कि एक आकार दिया मेरी लाइफ को धीरे धीरे करके। और I became sort of a businessman in that era, from job to business activity। हाँ, पार्टनर बन गए आप within 10 years। तो उसके अंदर जो आपकी सोच चेंज हो जाती है जब आप एक एम्प्लॉय होते हैं और यहाँ आप एक एम्प्लॉयर होते हैं। तो उसके अंदर बहुत बहुत लंबा चौड़ा फर्क है मेरे हिसाब से। और आपकी थिंकिंग और प्रोसेस और जो फोकस है वो चेंज होता है। जी जी। अब जो आपकी कंपनी है, ये है आपकी नेक्सस फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है, आपका अपना ग्रुप है। ये कब शुरू किया आपने? जी मैं बताता हूँ। फिर 1990 में हुआ क्या कि आई थिंक बहुत सारे लोगों को कुवैत में जिन्होंने सफर किया है, उसमें से मैं भी एक हूँ, कि 1990 में इन्वेजन हो गया इराक का। जी। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, वी हैड टू गो बैक। तो हम वापस चले गए इंडिया। अब मेरा इंटरेस्ट था फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमेशा शुरू से ही। तो मैंने दिल्ली में जाके, मेरा जो बचपन का दोस्त था उसके साथ मैंने शेयर्स का काम स्टार्ट किया। तो दिल्ली में वंदना बिल्डिंग में हमने ऑफिस खरीदा, और उसके बाद हमने आसाफरी रोड के ऊपर, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज थी, आजकल तो स्टॉक एक्सचेंज चलती है इलेक्ट्रॉनिकली, उन दिनों में देयर यूज्ड टू बी बाइंग एंड सेलिंग ऑन द रिंग। तो हमने वो जिसको हार्डकोर जो शेयर्स का काम है हमने किया उस दौरान में। और वो मेरा शायद चलता रहता, लेकिन आई थिंक देयर वाज अ बिग टर्न अगेन इन लाइफ, जिसको बोलते हैं कि ट्विस्ट आते हैं लाइफ में। जैसे 1990 में हमारा इराक इन्वेजन का हुआ, उसी तरह 1992 में हर्षद मेहता का एक स्कैम हुआ बहुत बड़ा। जी जी हाँ, बहुत बड़ा स्कैम था वो। बहुत बड़ा था। स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल, मतलब जिसको बोलते हैं कि एक तरह से उस टाइम खत्म हो गई थी। तो फिर मेरे को लगा कि मैं चलता हूँ। तो देन उस टाइम 1992 हम मार्च में मैं निकल गया, मार्च अप्रैल में, और मैं चला गया दुबई। अच्छा। लेकिन मन कुवैत में ही था, क्योंकि मेरा बिजनेस कुवैत में था पहले।
तो मेरे को जो कुवैती पार्टनर था वो हमेशा बुलाता था कि व्हाई यू वांट टू बी इन दुबई, आप कुवैत आ जाओ। तो मैं फिर कुछ देर के बाद मैं कुवैत आ गया, ज्यादा देर रुका नहीं दुबई में, कुछ महीने रुक के मैं कुवैत में आ गया। मैंने सोचा कि जो दुबई का बिजनेस मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ वो कुवैत से ऑपरेट कर सकता हूँ। तो उस अरुण सर, जब आपने दुबई की बात की है तो मैं यहाँ बीच में एक आपको जो है रोकना चाहूंगा कि दुबई और कुवैत, चूंकि आपको दुबई का भी एक्सपीरियंस है, आप कुवैत में ज्यादा रहे हैं, तो क्या फर्क नजर आता है बेसिकली आपको दुबई और कुवैत में? मैं आपको मैं थोड़ा इसमें थोड़ा इलेबोरेट करूंगा कि मैं 1982 से लेके मैं 2000 नहीं सॉरी 1992 से लेके 2014 तक मैंने अपना दोनों रेजिडेंस रखे, कुवैत का और दुबई का। हाँ, थिंकिंग कि आसान है जाना आना। फिर उसके बाद मैंने कहा उसका कुछ दुख नहीं मन रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने जिस तरह से मैंने कुवैत में काम किया उस तरह से दुबई में भी काम किया। अब जो आपको जो हाईलाइट करता हूँ डिफरेंस का, कि जो दुबई है वो बहुत बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है और अच्छी मार्केट है, लेकिन वहां पे जो लाइफ है वो बहुत मैकेनिकल है और बहुत मैं उसको रोबोटिक लाइफ कहता हूँ। आई थिंक योर वर्ड इज बेटर देन माइन। इट्स अ वेरी रोबोटिक, बिकॉज मैं रह के देखा है उधर। और फैमिली लाइफ मुझे जो कुवैत में जिसको तसल्ली बोलते हैं वो मेरे को वहां पे नहीं हो रही थी, दुबई में नहीं है जी। तो मैं हमेशा इस चीज को मजाक के तौर पे बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू एंजॉय दुबई, इट्स लाइक गोइंग टू एन एंटरटेनमेंट सिटी। डजंट मीन कि आपको एंटरटेनमेंट सिटी में रहना है। आप जाइए, बताइए और वापस कुवैत में आइए, जिसको कि जो कि जहाँ पे मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुवैत में जो आपका वर्क एंड फैमिली लाइफ का जो बैलेंस है वो यहाँ पे कुवैत में बहुत बैलेंस्ड लाइफ है, क्योंकि आप काम भी करते हैं और आपकी जो फैमिली लाइफ है वो भी बहुत बढ़िया है। आपको इवनिंग में कोई चिंता नहीं है सोचने की ज्यादा, लाइक यू आर नॉट वर्किंग कंटिन्यूसली सुबह से लेकर रात तक। यू हैव स्कोप टू बैलेंस इट वेरी 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 एप्टली। यहाँ पे पॉइज, यहाँ पे जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है जो कुवैत का, वो मच बेटर है दुबई से। मेरी सोच है, इसलिए मैं कुवैत में ये बात आपने बिल्कुल सही। जो सोशल लाइफ एक्चुअली मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है, जो सोशल लाइफ कुवैत में है वो दुबई में नहीं है। जी जी बिल्कुल। दुबई में आप कमर्शियली यू आर अटैच्ड, कमर्शियली यू आर फोकस्ड, कमर्शियली यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर दुबई में। लेकिन कुवैत में जो बैलेंस है वो दुबई में नहीं है। ये मैं इस बात को बहुत प्रोमिनेंटली बोलता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं कुवैत में आ गया और कुवैत में तब हमारी कंपनी का नाम था ईगल स्टार। एक ब्रिटिश कंपनी थी जो बहुत बड़ी कंपनी थी, फॉर्च्यून 200 कंपनीज में से बोल सकते हैं। उसमें हमने अटैच किया अपने आप को और चलता रहा। उसके बाद ईगल स्टार को बेसिकली टेक ओवर कर लिया एक कंपनी जो बहुत प्रोमिनेंट है, फॉर्च्यून 100, जिसको बोलते हैं ज्यूरिक। तो ज्यूरिक इंटरनेशनल लाइट लिमिटेड। तो ज्यूरिक ने उसको मर्ज कर लिया अपने में, और फिर हम काफी देर हम ज्यूरिक के साथ अटैच रहे। लेकिन डिफरेंस क्या था कि जब भी मैं एक कंपनी के साथ, एक ब्रांड के साथ काम करता हूं, तो मेरे को हमेशा लगता था कि अपने जो क्लाइंट्स के साथ या जो मेरे जिनके साथ मैं काम करता हूं उनके लिए फेयर नहीं है। क्योंकि हम अगर एक ही ब्रांड को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो मेरे को लगता है कि आप उस ब्रांड के साथ अगर लॉयल्टी रखते हैं तो आप क्लाइंट के साथ लॉयल्टी नहीं रख सकते, क्योंकि आप उसको जो भी चीज में अवेलेबल होगी उसको बेस्ट कह के उसको दोगे। तो हमें मजा नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि अगर हम अपने क्लाइंट्स के बारे में सोचें, या क्योंकि हम सर्विसेज में हैं, हम वी वांट टू गिव द फाइनेंशियल सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स, तो उस बेस के ऊपर हमारे को लगता था कि हम अगर एज अ ब्रोकर काम करेंगे तो हमारी जो एक अपने क्लाइंट को जो चीज हम वैल्यू दे सकते हैं वो एक ब्रांड को लेके नहीं चल सकते। तो साथ में मैं आई हैड डन माय इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूके। तो वहां पे वो हमारे को वो एक लोगो बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, आईएफए बोलते हैं। तो हमको आईएफए का वो देते नहीं है करार, क्योंकि अगर हम एक ही ब्रांड के साथ अटैच्ड हैं। तो इसलिए हमने उसको निकल के नेक्सस में हम आ गए। और अब 2012 से लेके आप सोच लीजिए कि
अब हम नेक्सस ही हैं। एक्चुअली 2012 से भी पहले 2007 में हमने नेक्सस स्टार्ट कर लिया था, तो तब से हम नेक्सस में हैं और वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। हाँ, 15 साल हो गए हैं नेक्सस को। हाँ, 15 साल हो गए। जी जी। अरोड़ा साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा उनके लिए, खासतौर से ऐसे बहुत सारे नौजवान जो क्वालिफाइड हैं और वो इंडिया से सफर करके यहाँ आते हैं, कुवैत में आते हैं या गल्फ में किसी भी कंट्री में आते हैं और यहाँ के अपना जॉब शुरू करते हैं। अगर आप उन लकी लोगों में से हैं या मेहनत करने वालों में से जो 10 साल के अंदर आप नौकरी से बिजनेस में आ गए और एक एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर की हैसियत आपको मिल गई, कुछ उन लोगों के लिए कुछ ऐसा मशवरा आप दे सकते हैं कि क्या उनको करना चाहिए, किस तरीके से यहाँ अपनी कंपनी फॉर्म होती है, कैसे कुछ बिजनेस अपना कोई शुरू करना चाहे तो क्या कर सकता है, स्पेशली इन कुवैत, बिकॉज यू आर बेस्ड इन कुवैत? जी, मैं इसको दो पहलू है मेरे हिसाब से। एक तो कोई भी चाहे कहीं भी किसी कंट्री में भी एक बहुत इसको बोलते हैं हम कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है कि आपकी जॉब लगी हुई है तो हम सोचते हैं कि ये कंफर्ट जोन है, इससे बाहर निकलना नहीं चाहते हम, क्योंकि बहुत से लोग वो सेफ और सिक्योरिटी समझते हैं उसको। जी, उसको बाय द लोगो और टैग ऑफ सिक्योरिटी वो सोचते हैं कि यार ये मेरे को हर महीने इतनी इनकम आती है कि मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो एक कंफर्ट जोन है। अगर आप इफ यू वांट टू राइज, क्योंकि वहां पे तो एक जॉब में तो एक एक लिमिटेड से स्कोप है ऊपर बढ़ने का, एंड देन यू टाइम आउट वेरी फास्ट बिकॉज आप पहुंच गए एज अ मैनेजर, एज अ जनरल मैनेजर, एज प्रोबेबली CFO और CEO, तो आपकी जर्नी खत्म। उसके बाद क्या, उसके बाद कहाँ जाएंगे? तो अगर एज अ बिजनेस तो कोई मतलब एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप जहां से शुरू करते हैं और कहाँ पे खत्म करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ sky is the limit is a wrong word. There's no limit actually. So you can just it is basically we ourselves. मैं हमेशा इस चीज को सोचता हूँ कि हम खुद ही अपनी लिमिट लगाते हैं कि ये मेरी लिमिट है, नहीं तो कोई लिमिट है नहीं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कि मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा इंडिया में, खासतौर से एक जहनियत बनी है लोगों की कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा जाते हैं और उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत सेफ है, सिक्योर है और रिटायरमेंट के बाद भी सिक्योर है, चूंकि वहां उसके बाद पेंशन मिलती है। तो बहुत से लोग जो है वहीं तक, बहुत क्वालिफाइड, बहुत कॉम्पिटेंट लोग बस वहीं तक होके रह जाते हैं और वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है वो कंफर्ट जोन से अगर निकलना होगा, अगर आप कुछ करना है जिंदगी में। जी एक्चुअली आई थिंक दोस्तों, सुनीत अरोड़ा साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है और जिसको आप सुन सकेंगे हमारी अगली किस्त में। हमें ऐसी आशा है कि आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आदाब।